कक्षा में राजनीति विज्ञान की जो प्रमुख विचारधाराएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी ने बहुत सारी विचारधाराओं के बारे में सुना होगा, जैसे उदारवाद, आदर्शवाद, गांधीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद। लेकिन इनको सुनकर ऐसा लगता है कि वाद कोई ऐसी चीज़ है जो किसी एक पुस्तक में मिल जाएगी या किसी एक जगह संग्रह कर इसे पढ़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम वाद की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हम किन्हीं विशिष्ट विचारों का विशिष्ट पद्धति से अध्ययन करने वाले हैं, जिनका संग्रह तार्किक दृष्टि से पहले हो चुका है। अर्थात यदि किसी भी शब्द के पीछे वाद लगा हुआ है तो इसका मतलब तार्किक दृष्टि से पुष्ट हो चुके ऐसे विचार जिसे हम स्वीकार करते हैं या जिसे एक प्रतिबद्ध राजनीतिक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। ऐसे में यह आवश्यक नहीं है कि वो विचारधारा सबके द्वारा स्वीकृत हो, सब उसको मान्य करते हों, सब उसके सारे तर्कों से सहमत हों। उसकी आलोचना भी की जा सकती है, उसमें कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन ये विचारधाराएं हमें समाज को समझने में, राजनीति विज्ञान को समझने में, अर्थव्यवस्था को समझने में, और सबसे अधिक बात जिस समय में ये विचारधाराएं पल्वित हुई हैं, इनका विकास हुआ है और जिस अवस्था को ये अभिव्यक्त करती हैं, बताती हैं, उसके बारे में हमें गहन जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं मार्क्सवाद, अर्थात ऐसा वाद जिसका संबंध मार्क्स से है। अर्थात मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा जिसका प्रस्तुतिकरण राजनीति विज्ञान में एक विचारधारा के रूप में मार्क्स के दर्शन के रूप में किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि मार्क्स को मार्क्सवाद के नाम से क्यों पढ़ाया जा रहा है या हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। जब हम मार्क्सवाद को पढ़ते हैं तो एक बार में हमारे सामने 19वीं सदी का पूरा विश्व का परिदृश्य आ जाता है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा था। 20वीं सदी का पूरा परिदृश्य आ जाता है, उस समय दुनिया में क्या चल रहा था, और आज 21वीं सदी के भी उस परिदृश्य को समझने में आसानी रहती है। इसलिए किसी भी विचारधारा को हम विद्यार्थी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे वो अतीत से लेकर भविष्य तक के तारतम्य को समझ सकता है, इतिहास की कड़ी से कड़ी जोड़ सकता है, और सबसे अधिक बात ये अनुभव कर सकता है कि कोई भी एक विचारक या विचारकों का समूह किसी भी अवस्था को कितनी अच्छी तरह युग की अवस्था के रूप में सबके सामने रख सकते हैं। मार्क्स एक ऐसा विचारक है जिनके दर्शन के आधार पर ना केवल विश्व में व्यवस्थाएं बनी, व्यवस्थाएं बदली, संबंध विकसित हुए, और सबसे अधिक बात कि सामाजिक विज्ञान में एक नई तरीके की क्रांति का उदय हुआ, एक नई तरीके के बौद्धिक वर्ग का उदय हुआ, एक नए तरीके के वर्ग का उदय हुआ। अर्थात इस एक विचारधारा ने ना केवल राजनीति को प्रभावित कर दिया, ना केवल दर्शन को प्रभावित किया, ना केवल अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि इतिहास का पूरा एक चरण एक इस विचारधारा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रहा। जो इसके समर्थक बने उन्होंने व्यवस्थाएं बदली, और जो इसके आलोचक बने, जिनको इसमें कमियां लगी, जिनको लगा कि ये विचारधारा उनको चुनौती दे रही है, उन्होंने एक प्रतिकार के रूप में इस व्यवस्था का कोई ना कोई नया विकल्प प्रस्तुत करने की कोशिश की। मार्क्स मूलतः जर्मनी के विचारक हैं जिन्होंने पूरी अर्थव्यवस्थाओं की बदलने की प्रवृत्ति को अपने दर्शन में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मार्क्स बहुत अधिक अध्ययन के इच्छुक, गहन अध्ययन के इच्छुक, और लगातार अध्ययन करते करते वो कुछ ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचे कि जो आज तक पूर्ववर्ती विचारकों द्वारा कहा जा रहा है वो उतना सही नहीं है, और वो इतिहास को और व्यवस्थाओं को समझने में उतना सहायक नहीं है। ऐसे में उनकी मुलाकात होती है जर्मनी के ही प्रसिद्ध उद्योगपति एंजल्स से। तो मार्क्स और एंजल्स की इस जोड़ी ने आपस में मिलकर बौद्धिक मित्रता का एक ऐसा आत्मीय रिश्ता कायम किया, दुनिया के सामने रखा, जिसने एक नई बौद्धिक बहस को जन्म दिया कि दर्शन और व्यवहार दोनों का संबंध किस तरह स्थापित किया जा सकता है। मार्क्स की सबसे प्रमुख रचनाओं से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए, क्या कोई भी विचारक जब अपने विचार देता है तो क्या वो स्वतः उसके विचार होते हैं या उससे पूर्व में कोई अन्य विचारकों से भी वो प्रभावित होता है। तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर विचारक के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन नहीं करेंगे
तब तक हम उसकी चिंतन शैली को समझने में उतने अधिक सक्षम नहीं हो सकते। तो मार्क्स ने उस समय के जो प्रमुख विचारक थे, जिनका चिंतन प्रमुखता से सुना जाता था, उद्धृत किया जाता था, या जिनकी थेरीज को अभी तक कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं मिली थी, उन सब चिंतकों के विशिष्ट दर्शन का प्रभाव मार्क्स के ऊपर पड़ा। उदाहरण के लिए हीगल, जर्मन के विचारक, जिन्होंने एक विचार दिया द्वंद्ववाद का। मार्क्स ने द्वंद्ववाद के उस विचार को ग्रहण कर लिया, लेकिन अपने तरीके से, अर्थात मूल बात से वो सहमत हैं लेकिन पूरी बात से सहमत नहीं है। तो विचारक ने प्रभाव ग्रहण किया, उसका अनुकरण नहीं किया। उदाहरण के लिए उन्होंने ब्रिटिश विचारक थे एडम स्मिथ, रॉबर्ट ओवन, उनके इस विचार को स्वीकार कर लिया कि जब भी किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसमें मेहनत की जाती है, उसमें शारीरिक श्रम लगाया जाता है, तो उस वस्तु की कीमत का मूल्य उस श्रम के अनुसार निकाला जा सकता है। अर्थात वस्तु को बनाने में लगने वाला श्रम एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने इस विचार को ग्रहण किया। उन्होंने फ्रांस के सेंट साइमन, प्रोधा, हॉजिस्किन, इस विचारकों के प्रभाव को ग्रहण किया, जिनका ये मानना था कि धीरे धीरे ऐसी अवस्था संभव है जिसमें सब समानता पर आधारित व्यवहार करने लगेंगे, जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, जिसमें कभी शोषण नहीं होगा। लेकिन इन विचारकों का क्या मानना था कि ये सब एक वैचारिक क्रांति के द्वारा, एक काल्पनिक अवस्था के द्वारा कभी ना कभी अपने आप संभव हो जाएगा। मार्क्स ने इनके विचार को भी ग्रहण किया, लेकिन अपनी तरीके से। अर्थात मार्क्स ने अपने समय के जितने भी ऐसे विचार थे, उनका बहुत गहन अध्ययन किया, और उनकी जिस बात से उनको लगता था कि इसमें एक समुन्नत तर्क छुपा हुआ है, उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया। लेकिन कैसे? अपने तरीके से ग्रहण किया और उसको अपनी विशिष्ट शैली में अपने तर्कों के साथ में प्रस्तुत किया। मार्क्स ने न केवल विचार को पुष्ट किया, बल्कि लेखन द्वारा भी, उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा भी उन्होंने अपने उन विचारों को सबके सम्मुख रखा, जिसमें उनकी सबसे प्रमुख रचना जो हम मानते हैं दास कैपिटल। हम सबको मालूम होना चाहिए कि मार्क्स की प्रमुख रचना दास कैपिटल एक युगांतरकारी रचना के रूप में पूरे विश्व के महानतम साहित्यों में गिनी जाती है। दास कैपिटल का अध्ययन आप किसी भी पुस्तक मेले में जाके आपको यह आसानी से उपलब्ध भी हो सकती है, और आप मार्क्स के मूल भाव को, मूल रचना का जो मर्म है, उसको समझने में आपको सहायता मिल सकती है। मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर दोनों ने एक नई निकाली रचना, जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने भविष्य की कल्पना बताई और किस प्रकार व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, उसका पूरा विश्लेषण किया। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारी रचनाएं हैं जो मार्क्स के विचार चिंतन को स्पष्ट करती हैं, श्रम के महत्व को प्रतिपादित करती हैं, और सबसे अधिक बात, वो गरीबी और शोषण के मध्य जो अंतर संबंध है उसको पकड़ने की कोशिश करती हैं, और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, उसके प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं कि हम अपनी किसी भी व्यवस्था के प्रति इतने मोहासक्त नहीं हो, इतने आसक्त नहीं हो कि हम उसकी कमियों को भी परख ना सके। तो मार्क्सवाद वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर तत्कालीन व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया गया, उनके प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखा गया, और उनके विकल्प के रूप में मार्क्स के रूप में मार्क्सवाद हमारे सामने रखा। अर्थात मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका प्रस्तुतिकरण कार्ल मार्क्स के द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया, जिसके अनुसार विश्व की बहुत सारी व्यवस्थाएं बनी और बदली। 20वीं शताब्दी का निर्धारक वाद रहा, विचार रहा, ऐसी विचारधारा रही जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को न केवल प्रभावित किया, संचालित किया, बिल्कुल उनमें आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। और 21वीं सदी में एक बार पुनः इस बहस की शुरुआत की कि क्या हम श्रम का सही जगह पर स्थापन कर पाने में सफल हुए हैं, अन्यथा सफल नहीं हुए हैं। अब मार्क्स ने जब अपने ये दर्शन दिया, तो मार्क्स ने एक दार्शनिक रूपरेखा प्रस्तुत की कि मूल कारण क्या है, उस मूल कारण का विकास कैसे होता है, और उस मूल कारण के विकास के बाद हम जो चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था शोषण रहित हो, हर व्यक्ति के श्रम का सम्मान हो, हर व्यक्ति को उसके हक का पूरा पैसा मिले, इस व्यवस्था का पूरा कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो जो बेस आइडिया माना जाता है, जो मूल आध्यात्मिक चिंतन का, उनके भौतिकवादी चिंतन का जो मूल आधार माना जाता है, वो माना जाता है द्वंदात्मक
भौतिकवाद। इसी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को विकसित करते हुए इसी के आधार पर वो एक नया अपना चरण चलते हैं, जिसमें वो स्पष्ट करते हैं कि इसी बात के आधार पर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की जानी चाहिए, इतिहास को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में वो इस खोज तक पहुंचते हैं कि पूरी दुनिया का इतिहास सिर्फ वर्गों में विभाजित है, जिनमें आपस में संघर्ष होता है। संघर्ष के कारण जो असंतोष होता है वो क्रांति को जन्म देता है, और क्रांति के बाद में जब राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की ओर हम अग्रसर होते हैं, तब वस्तुतः हम साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना को में अपने आप को सक्षम मान सकते हैं। हम पहले जो बेसिक फाउंडेशन है मार्क्सवाद की, उसके पहले सिद्धांत की तरफ चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार मार्क्स ने लिया हीगल से, और इसका बेसिक ये है कि सृष्टि में जितने भी तत्व हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी विचार हैं, उन सब में अंतर्विरोध होता है, उन सब में संघर्ष होता है, और धीरे धीरे उसी संघर्ष से वो विकास की ओर अग्रसर होती हैं। हीगल के इस विचार को मार्क्स ने स्वीकार किया, लेकिन हीगल ने यह माना कि जो भी संघर्ष होता है, जो भी विकास होता है, जो भी अवस्था आती है, उसका मूल कारण चेतना है, जिसे उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, विश्वात्मा। अर्थात वो ईश्वरीय सत्ता है, वो आध्यात्मिक सत्ता है जो सारे परिवर्तनों का मूल कारण होती है। चेतना अर्थात जिसको हम चिंतन कह सकते हैं, आस्था के रूप में भी कुछ विचारकों ने इसको अभिव्यक्त किया है, लेकिन इसे हीगल का आध्यात्मिक द्वंद्ववाद माना जाता है। द्वंद्ववाद है लेकिन चेतना पर आधारित, जिसकी अभिव्यक्ति विश्वात्मा के रूप में होती है। मार्क्स ने हीगल से द्वंद्ववाद ग्रहण किया, और जर्मन विचारक फायरबाख से उन्होंने भौतिकवाद का तत्व ग्रहण किया। भौतिकवाद का मतलब हुआ पदार्थ, पदार्थ पर आधारित वाद। पदार्थ किसे बोलेंगे? विचार को हम छू नहीं सकते, चेतना को हम देख नहीं सकते, अनुभूति को हम स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन पदार्थ क्या है? जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। तो द्वंद्ववाद लिया हीगल से, और फायरबाख से लिया भौतिकवाद का पदार्थ तत्व। और इस प्रकार मार्क्स ने अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे कहा जाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसीलिए मार्क्स को इसके तार्किक आधार के कारण ही वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ मार्क्स ने वैज्ञानिक तथ्यों को वैज्ञानिक दृष्टि से जो चीज़ प्रूव की जा सके वो पदार्थ ही है, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसका हम की प्रतिक्रिया देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जिसको हम अनुभव कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना हितकर है और हमारा कितने विरोध में है। तो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विचार की 3 कड़ियां हैं। पहला वाद, दूसरा प्रतिवाद, और तीसरा संवाद। पहला चरण क्या हुआ? वाद। किसी भी वस्तु का जो मूल स्वरूप होता है, जो उसकी मूल अवस्था होती है, या जो उसकी साधारण अवस्था होती है, इनिशियल स्टेज होती है, उसको बोला जाता है वाद। इंग्लिश में इसके लिए प्रयोग किया जाता है थीसिस शब्द का, THESIS, अर्थात हर व्यक्ति, हर विचार और हर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में जब होती है तो उसे वाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस वाद में कुछ परिवर्तन होते हैं, आपसी अंतर्विरोध होता है, और इस अंतर्विरोध के कारण ये विकास की अगली अवस्था तक पहुंचता है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिवाद। अर्थात प्रतिवाद वाद की विकसित अवस्था है, लेकिन वाद के प्रतिरोध स्वरूप वो इस स्थिति में पहुंची है, अर्थात उसने वाद का निषेध कर दिया, वाद से परिष्कृत होकर निकल कर आई है, तो इसे हम बोलते हैं प्रतिवाद। प्रतिवाद वाद की तुलना में अधिक प्रगतिशील अवस्था है, अधिक उन्नत है और अधिक स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पर अवस्था रुकी नहीं। अगेन जो प्रतिवाद की अवस्था है उसमें आपस में अंतर्विरोध होता है, आपस में संघर्ष होता है, और ये विकास की एक नवीन अवस्था की तरफ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं संवाद। अर्थात वाद का निषेध हुआ प्रतिवाद, और प्रतिवाद का निषेध हुआ संवाद। लेकिन संवाद ने किसका निषेध किया? प्रतिवाद का। और प्रतिवाद ने किसका निषेध किया? वाद का। तो निषेध के नियम की तरह हम वाद, प्रतिवाद और संवाद का अध्ययन करते हैं। संवाद की ये जो अवस्था है ये अधिक स्पष्ट है, अधिक उन्नत है, अधिक प्रोग्रेसिव है,
और वाद और प्रतिवाद की तुलना में अधिक गुणात्मक भी है। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर यह अवस्था रुक जानी चाहिए? अगर किसी चीज़ ने, किसी वस्तु ने, किसी विचार ने ये चरण पूरे कर लिए तो हम क्या ये मानकर चलें कि वो अवस्था वहाँ पर समाप्त हो जाएगी? नहीं। मार्क्स ने कहा यहाँ अवस्था रुकती नहीं है, हीगल्स ने भी माना कि अवस्था यहाँ रुकती नहीं है, लेकिन हीगल कह रहे हैं कि वाद से प्रतिवाद और प्रतिवाद से हम संवाद की तरफ जब हम आए हैं तो इसका कारण है आध्यात्मिक चेतना या विश्वात्मा। और यहाँ मार्क्स कह रहे हैं कि जब हम वाद से प्रतिवाद और प्रतिवाद से संवाद की तरफ आए हैं तो इसका कारण है वो परिस्थितियाँ, वो पदार्थ जो इस परिवर्तन का कारण बनता है। अर्थात हम हीगल और मार्क्स की तुलना करके स्पष्ट करते हैं कि मार्क्स भौतिक तत्व को, भौतिक परिस्थितियों को इस परिवर्तन का उत्तरदायी कारण मानते हैं। जब प्रतिवाद की ये अवस्था आती है तब हम इसको अंतिम अवस्था नहीं मानते। इस संवाद की अवस्था से हम पुनः वाद की ओर जाते हैं। अर्थात संवाद की अवस्था अंतिम अवस्था नहीं है, संवाद पुनः वाद को जन्म देता है, वाद के बाद पुनः प्रतिवाद की स्थिति आती है और प्रतिवाद के बाद वापस संवाद की स्थिति आती है। और ये चक्र द्वंद्ववाद का, ये चक्र परिवर्तन का, ये चक्र विकास का तब तक चलता रहेगा जब तक हम समाज की या सृष्टि की उस अवस्था तक नहीं पहुंच जाते जहां हम सब समानता पर आधारित एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे के हक को पूरा करने में सक्षम हो पाए। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि वाद प्रतिवाद संवाद क्या है। मार्क्स ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया जिसे समझने में आसानी होगी। जैसे गेहूं देखा है आप लोगों ने, आप सब लोग खेती से जुड़े हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि खेती करते हैं तो कोई एक दो दिन में तो फसल उगती नहीं है, उसके लिए तपना पड़ता है, श्रम लगाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन इस खेती की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण क्या होता है? सबसे पहले हम अच्छे से अच्छा दाना ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए हमने गेहूं के दाने ढूंढे अच्छे से अच्छे और हमने फसल बोने के लिए उस गेहूं के दाने को, जो क्या है, वाद की अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, अपनी मूल अवस्था है, उन दानों को हमने खेत में डाल दिया। तो क्या आप मानते हैं कि सारे खेत के दाने जितने हमने डाले हैं वो सब के सब फसल के रूप में आ जाएंगे, वो सब के सब सुरक्षित रहेंगे, वो सब के सब ही हमें आगे जाकर अन्न देंगे? नहीं। कुछ दाने ऐसे होंगे जो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, मिट्टी में दब जाएंगे, कुछ दाने ऐसे होंगे जिनको गाय बकरी चढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जितने दाने हमने डाले वो सारे के सारे तो पौधे के रूप में नहीं आ सकते, उसमें से कुछ बचे रहेंगे जो धीरे 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 अंकुरित होकर एक पौधे के रूप में ऊपर आएंगे। तो ये जो पौधे के रूप में ऊपर आना है, ये कौन सी अवस्था हो गई? प्रतिवाद। तो प्रतिवाद छुपा हुआ किसमें था? वाद में। और वाद का परिष्कृत रूप क्या हुआ? प्रतिवाद। अब यहाँ तक तो हमें ये पता है कि हमें ये चीज़ दिखने लग गई, वस्तु का कोई ना कोई विकसित रूप हमें स्पष्ट होने लग जाता है। लेकिन यही पौधा, वही सब सुरक्षित नहीं रहेंगे, कुछ बचेंगे, कुछ मुरझाएंगे, कुछ विकसित होंगे और ये पुनः धीरे 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 अपने आंतरिक संघर्ष के कारण, अपनी स्थितियों के कारण, जो भौतिक परिस्थितियाँ उनको मिली हैं, हवा है, पानी है, धूप है, जमीन की वो है, खाद है, इससे वो धीरे धीरे विकसित होंगे। और अब जो अवस्था आती है उसको बोला जाता है संवाद की अवस्था। जब फसल लहलहाने लग जाती है, जब पेड़ बड़ा हो जाता है, फल फूलों से लग जाता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं। लेकिन आप एक मूल अंतर देखिए, जब हम दाने डालते हैं तब उनकी संख्या कितनी है, और जब वो फसल बन जाती है, वृक्ष बन जाता है, तब उससे जो मिलने वाला उत्पाद है, उससे मिलने वाली जो चीज़ें हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? बहुत अधिक। अर्थात वाद से संवाद तक आते आते मात्रात्मक परिवर्तन भी हो गया, संख्या बढ़ गई, उत्पाद बढ़ गया, और गुणात्मक परिवर्तन भी हो गया क्योंकि हमें बहुत अधिक अच्छी गुण वाली फसल या फल मिलने की स्थिति में आ गए। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है, फसल उगने के बाद हमने फसल काट ली, लेकिन फसल के लिए बीज हमें वापस कौन दे रही है? वही फसल, वही पेड़ का फल बीज के रूप में वापस जमीन में जाएगा, वापस वाद बनेगा, वापस उसका विकास होगा, प्रतिवाद की तरफ आएगा और धीरे धीरे वो संवाद और ये चक्र हमेशा
चलता रहेगा। लेकिन हीगल कह रहे हैं कुछ बीज सड़ गए, कुछ को बकरी खा गई और कुछ जमीन के अंदर धंस गए तो इसमें ईश्वर की इच्छा है। मार्क्स कह रहे हैं नहीं, इसमें जमीन, मिट्टी, पानी और खाद पदार्थ के रूप में महत्वपूर्ण है। जैसी परिस्थितियां उनको मिली वैसी की वैसी परिस्थिति के अनुसार वो धीरे धीरे विकसित होती हैं। तो यहाँ हमें जो एक मूल बात ध्यान रखनी है, हीगल का ये मानना है कि चेतना से सामाजिक परिस्थितियों का निर्धारण होता है। मतलब पहले हम सोचते हैं, ईश्वरीय इच्छा होती है, उसकी महिमा होती है, तब परिवर्तन होता है, तब सामाजिक परिस्थितियों का निर्धारण होता है। मार्क्स ने कहा नहीं, सामाजिक परिस्थितियों से चेतना का निर्धारण होता है। इसलिए कहा गया कि हीगल का जो द्वंद्ववाद था वो सिर के बल खड़ा हुआ था और मार्क्स ने उसको सीधा खड़ा कर दिया। अर्थात जैसी सामाजिक परिस्थितियां होंगी वैसी ही व्यवस्था होगी, वैसा ही चिंतन होगा, वैसा ही समाज होगा। तो हीगल और मार्क्स के इस द्वंद्ववाद के अगले चरण में हम चलते हैं, जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मूल रूप से एक ऐसी विचारधारा है जिसमें भौतिकवाद का तत्व बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, पदार्थ महत्वपूर्ण है, पदार्थ की भूमिका महत्वपूर्ण है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के इसी सिद्धांत को मार्क्स ने डेवलप करते करते पूरे मार्क्सवाद का एक दर्शन दिया। एक यहाँ और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने की है, जब भी ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का और इतिहास की व्याख्या का सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि एक सीधी रेखा की तरह हम इसको स्पष्ट नहीं कर सकते कि एक सीधी रेखा खींच दे और वाद प्रतिवाद संवाद हो गया। नहीं, ये इस तरीके से ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ भी आपके समक्ष आ सकता है। ये था मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत और इसी सिद्धांत को उनका मौलिक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे आगे का पूरा दर्शन उन्होंने डेवलप किया। अब इसी के आधार पर उन्होंने एक दूसरा सिद्धांत दिया जिसे हम बोलते हैं इतिहास की भौतिक व्याख्या का सिद्धांत। आज तक हम इतिहास कैसे पढ़ते हैं? राजा रानी का इतिहास पढ़ते हैं, मानव के विकास का इतिहास पढ़ते हैं, धर्मों का इतिहास पढ़ते हैं, किलों का इतिहास पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा? इतिहास का मतलब जितने भी तथ्य हमारे से पूर्व में थे वो सारे के सारे अध्ययन करने के लिए जब हम एक जगह लेके आते हैं तो वो इतिहास हो जाता है। नहीं, मार्क्स ने इसकी बिल्कुल एक नवीन दृष्टि से विवेचना की और मार्क्स ने माना कि इतिहास की व्याख्या भी भौतिक दृष्टि से होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ घटनाओं का या तथ्यों का संकलन नहीं है, बल्कि उसमें भी संघर्ष होता है और संघर्ष से धीरे धीरे जो विकास की अवस्था आती है वो हमें और उन्नत अवस्था की तरफ लेकर जाती है। उन्होंने ये माना कि भौतिक तत्व जो है वही इतिहास का भी निर्धारक तत्व है, जो पदार्थ है वही इतिहास का भी निर्धारक तत्व है। अर्थात जब हम मकान बनाते हैं, नींव डालते हैं, नींव कैसी डालते हैं? गहरी। क्यों? ताकि हमारे ऊपर की जो बिल्डिंग हो, ऊपर का जो मकान बने वो मजबूत बने, सशक्त बने। तो जैसी नींव होगी, जैसा आधार होगा, वैसी की वैसी ऊपर की संरचनाएं होंगी। आप इस त्रिकोण के माध्यम से समझ सकते हैं। आधार संरचना मतलब नीचे का आधार, व्यवस्था का आधार, बिल्डिंग का आधार, किसी विचार का आधार जो होगा उसी के आधार पे उसकी ऊपर की संरचनाएं रची जाती हैं, निर्धारित होती हैं, जिसे बोलते हैं शीर्ष संरचना। आधार संरचना को इंग्लिश में बोला जाता है बेस स्ट्रक्चर, BASE, बेस स्ट्रक्चर, आधार, नींव, मूल। और शीर्ष संरचनाएं सुपर स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर आधारित होंगी, जैसी नींव होगी। अब सुपर स्ट्रक्चर में या शीर्ष संरचनाओं में क्या चीज होती है? जैसा आधार वैसी ही राजनीति, जैसा आधार वैसा ही कानून, जैसा आधार वैसा ही समाज, जैसा आधार वैसा ही साहित्य। अर्थात जैसी अर्थव्यवस्था, अगर आधार अर्थव्यवस्था है, आधार भौतिक तत्व है, तो वैसा का वैसा ही राजनीति है, वैसी के वैसा ही कानून है, वैसा का वैसा ही साहित्य है। अर्थात आधार के रूप में मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। अब अर्थव्यवस्थाओं का आकलन कैसे कर सकते हैं कि भाई यही आधार थी? तो इसी सिद्धांत को उन्होंने इतिहास की भौतिक व्याख्या के नाम से स्पष्ट किया। उन्होंने ये माना कि सृष्टि के विकास क्रम में जो भी उत्पादन के साधन हैं, हम लोग मनुष्य हैं और हमें जीने के लिए क्या चाहिए? खाने पीने की चीज़ें चाहिए, पेट भरने के लिए अन्न चाहिए,
रहने के लिए आवास चाहिए, तो हम इन चीज़ों का कहीं ना कहीं से प्रबंध करते हैं, चाहे उसके लिए हम नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, चाहे कृषि करते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में हम चाहते हैं कि हमारे पास में ऐसे साधन आ जाएं जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। मार्क्स ने इसे स्पष्ट करते हुए बताया कि उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, आप सब जानते हैं उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं। उत्पादन कैसे करेंगे? अगर हमें व्यापार करना है तो हमें क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, मशीनें चाहिए, श्रमिक चाहिए, पूंजी चाहिए, चाहिए ना। ठीक इसी तरह अगर हम खेती करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए, खेती के औजार होने चाहिए, हमारे पास में बीज होना चाहिए ना। तो इसका मतलब उत्पादन के जो साधन हैं उन सब को तय करना होता है, उन सब के आधार पर तय होता है कि उत्पादन के संबंध कैसे होंगे। अब उत्पादन के साधन समय के आधार पर धीरे धीरे जैसे विकास की अवस्थाएं होती हैं वैसे बदलते रहते हैं। तो जैसे उत्पादन के साधन होंगे वैसे का वैसा उत्पादन का संबंध होगा, जैसे उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होगा वैसा ही वैसा उत्पादन के संबंधों का निर्धारण होगा। अर्थात जो भी वर्ग, जो भी समूह, जो भी संस्था उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करेगी, जिसके पास सबसे अधिक नियंत्रण होगा उत्पादन के साधनों का, वो वर्ग आगे चलकर स्वामित्व ग्रहण कर लेता है, अधिकारी बन जाता है। इतिहास की इन अवस्थाओं को मार्क्स ने 5 अवस्थाओं के रूप में परिभाषित किया। सबसे पहले हम चलते हैं सृष्टि के अनादिकाल से, जहाँ पर पहली अवस्था के रूप में माना गया कि सबसे पहले प्रथम अवस्था आदिम साम्यवादी अवस्था थी। जब उत्पादन के साधन क्या थे, हम कैसे रहते थे? विवेक तो था नहीं, समूह की भावना जागृत नहीं हुई थी, हर व्यक्ति स्वतंत्र था, जंगल था सबका था, पानी था सबका था, फल फूल थे सबके थे, तो किसी का भी किसी भी चीज़ पर अधिकार नहीं था। मैं ये नहीं कह सकती कि ये चीज़ मेरी है। ये भावना कब आती है? जब मैं किसी चीज़ पर हक जताती हूँ तभी आएगी ना। तो जब जंगल, जमीन, पशु, फल फूल सबका है तो हमारे में कोई विरोध ही नहीं है। पानी तुम्हारा भी है, पानी मेरा भी है, जमीन तुम्हारी भी है, जमीन मेरी भी है, तो हम में कोई संघर्ष की जरूरत नहीं थी, हमारे में कोई विरोधाभास नहीं था, हमारे में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो इस अवस्था को सबसे आदर्श अवस्था माना गया है, जिसमें वर्ग विहीन था, राज्य विहीन था और समानता पर आधारित ये वाली अवस्था थी। लेकिन इतिहास अच्छी अवस्थाओं पर रुकता थोड़ी है। इतिहास क्या है? विकास क्रम में आगे बढ़ता है। धीरे धीरे अगली अवस्था में हम आते हैं जब विवेक जागृत हो गया और लग गया कि जमीन पर जब हम अपना अधिकार कर लेंगे, जब कृषि और फसल पर हमारा कब्जा हो जाएगा, तब मैं दूसरों से अधिक ताकतवर हो जाऊंगा। तो दूसरी अवस्था को स्पष्ट करते हुए मार्क्स ने इसे स्पष्ट किया फ्यूडलिज्म के रूप में या सामंतवाद के रूप में। सामंतवाद में क्या हुआ? जमीन पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और सामंतवाद से पहले अवस्था जो आई आदिम साम्यवादीवाद में, वो थी दास युग की। दास युग में क्या हुआ? व्यक्ति में थोड़ा सा विवेक जागृत हो गया और विवेक जागृत होने के बाद में वो ऐसे छोटे छोटे औजार बनाने लगा जिससे वो अपनी रक्षा कर सके, खेती कर सके, फसल का संग्रह कर सके, पशुओं को चरा सके, हाँक सके पशुओं को। तो ऐसे छोटे छोटे मिट्टी के, पत्थर के, लोहे के, तांबे के ऐसे हथियारों का प्रयोग करने लगा जिससे जिसके पास हथियार होते थे वो अपने आप को दूसरे से अधिक ताकतवर मानने लग गया। तो जो ऐसा ताकतवर वर्ग था वो कौन हो गया? वो तो बन गया मालिक। और जिनके पास ये औजार नहीं थे वो उन मालिकों पर क्या हो गए? निर्भर हो गए। यूनान के पूरे इतिहास में हम दास वर्ग की एक पूरी व्यवस्था को पढ़ते हैं, प्लेटो में, अरिस्टोटल में। इसमें पूरी दास व्यवस्था का विवेचन किया गया, उसे एक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। आप जो भारतीय हमारा इतिहास है उसमें आप लोगों ने रजिया सुल्ताना का नाम सुना होगा। तो रजिया सुल्ताना उसी वंश की है जो दास वंश के नाम से जाना जाता है। अर्थात बीच के समय में इतिहास की इस अवस्था में लोगों पर नियंत्रण करके उसको संपत्ति की तरह यूज किया गया। अगर मेरे अधीन अधिक दास हैं तो मैं अधिक संपत्तिशाली हूँ। मैं ये तय करूँगा कि दास कब काम करेगा, कब सोएगा, कब जाएगा और उसको कितना पैसा देना है। तो ये थी दास युग की अवस्था। यहाँ क्या हुआ? 2 वर्ग बन गए। एक वो जिसका उत्पादन के साधन पर नियंत्रण था और दूसरा वो जो उत्पादन के साधनों पर निर्भर था। तो एक ने क्या किया? शोषण। दूसरा क्या हो गया? शोषित। तो यहाँ से वर्ग विभाजन या 2 वर्गों का उदय हो गया।
अब विकास के क्रम में हम आगे चलते हैं, फिर इतिहास का क्रम बढ़ता है, हम और अधिक समझदार हो गए, लोगों में अधिक स्वार्थ की प्रवृत्ति आ गई, लोगों को ये चीज़ समझ आने लग गई कि सिर्फ औजार से नहीं, अगर हम ज़मीन को पे कब्जा कर पाएंगे, अगर ज़मीन पे हमारी ताकत होगी तो इसकी उपज भी हमारी होगी, और जब उपज हमारी होगी तो जितना भी लाभ होगा वो हमारा होगा। लेकिन अगर मैंने ज़मीन पे कब्जा कर लिया और ज़मीन को अपने अधिकार में ले लिया और मैं ही उस पर खेती करूँगा तो मेरा तो फिर महत्व खत्म हो जाएगा। तो ज़मीन को उत्पादन के साधन के रूप में सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसने अपने यहाँ काम करने के लिए लोगों को रखना शुरू कर दिया। खेत कौन बोएगा, फसल कौन काटेगा, सिंचाई कौन करेगा। तो जिसके पास ज़मीन का हक था, जो राजा था, सामंत था, उसने अपने यहाँ एक दूसरे वर्ग को उत्पन्न किया जिसको बोलते हैं किसान। अगेन क्या हुआ, दो वर्ग बन गए, एक वो बन गया जो सामंत था, जमींदार था, और दूसरा कौन बन गया, किसान था। तो अब उत्पादन का साधन क्या हो गया, जमीन हो गई, क्योंकि जमीन क्या है, उपजाऊ है, खेती है, फसल है, सब किसका हो गया, जिसका जमीन पर हक है। तो सामंत और किसान फिर दो वर्ग हैं, एक का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है, वो कौन है, वो सामंत है, और जो उत्पादन के साधनों पर निर्भर है वो कौन है, वो किसान है। तो उत्पादन के संबंध में क्या हुआ, दो वर्ग बन गए, एक फिर शोषण करेगा और दूसरा वर्ग क्या कहलाएगा, शोषित वर्ग कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये भावना आ गई कि मैं निर्भर हूँ। ठीक है, तो इन दो वर्गों का फिर रूप बदलता है, विकास का अगला क्रम आता है, और विकास के इस अगले क्रम को मार्क्स ने पूरे इतिहास के परिवर्तन का निर्धारक युग माना है। धीरे धीरे जमीन के साथ साथ छोटी मशीनों का उदय हुआ, छोटी मशीनों के साथ में और अनुसंधान हुए, बड़ी बड़ी मशीनें बनी, बड़ी बड़ी मशीनें बनी तो बड़े बड़े कल कारखाने बने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनी। तो बड़ी बड़ी जब फैक्ट्रियाँ बनेंगी, यंत्र का आविष्कार हो गया तो उत्पादन बढ़ेगा, जब मशीन चलेगी तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन क्या कोई भी मशीन अपने आप चलती है, आज तो चल रही है, लेकिन क्या आप 20वीं सदी के उस प्रारंभिक दशक की कल्पना कर सकते हैं कि मशीन अपने आप चले, नहीं, तब कंप्यूटर का युग तो नहीं था। तो मार्क्स ने ये परिकल्पना की, जब ये वाला युग आया, पूंजीवादी युग आया, तो उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होने लग गया, लेकिन फैक्ट्री में मशीन का जो बटन दबाना था, मशीन का जो चक्का चलाना था, उसके लिए क्या चाहिए था, आदमी चाहिए था। और इस आदमी को ढूंढा पूंजीपति ने, साधन पर नियंत्रण करने वाले वर्ग ने, श्रमिक के रूप में। श्रमिक के पास क्या था, अपना श्रम, और वही सबसे सुगम साधन था उसके पास पे, तो वो अपना श्रम बेचता है किसको, पूंजीपति को। तो पूंजीपति के जो कल कारखाने हैं, पूंजीपति की जो फैक्ट्रियां हैं, पूंजीपति का जितना भी उत्पादन है वो किसके कारण हो रहा है, श्रम के कारण। अगर हम किसी भी अवस्था में उत्पादन में से श्रम को हटा देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, तो क्या काम अपने आप हो जाएगा, क्या मशीन हमारी बात सुन के अपने आप प्रोडक्शन कर देगी, नहीं करेगी। तो यहाँ पर श्रमिक अपना श्रम बेचता है, और धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि पूंजीपति को ये तथ्य समझ आ जाता है कि जितना अधिक मैं श्रमिक से काम ले सकता हूँ, जितना अधिक मैं उसके श्रम का उपभोग कर सकता हूँ, जितना अधिक उसके श्रम को मैं उत्पादन में क्षमता के रूप में लगा सकता हूँ, उतना ही अधिक मैं पूंजीपति बन सकता हूँ। मेरी एक फैक्ट्री है, धीरे धीरे 5 हो जाएंगी, मेरे पास एक गाड़ी है, धीरे धीरे 10 हो जाएंगी। लेकिन श्रमिक के पास क्या होगा, क्योंकि श्रमिक हमेशा निर्भर रहेगा, श्रमिक हमेशा उसके ऊपर निर्धारित रहेगा कि पूंजीपति क्या तय करता है और पूंजीपति किसके द्वारा इन चीज़ों को दिशा निर्देश देता है। मार्क्स ने माना ये जो पूंजीवादी युग है यही क्रांति का बीज डालता है, क्योंकि जैसे ही श्रमिक को ये अनुभव होता है कि मेरा शोषण किया जा रहा है, मेरे श्रम को खरीदा जा रहा है, लेकिन उसके बराबर का लाभ मुझे नहीं दिया जा रहा, तो धीरे धीरे असंतोष होता है, वो विद्रोह में परिवर्तित होता है, विरोध किया जाता है, संगठित होने लगते हैं, धीरे धीरे वर्ग का आकार रूप लेने लगता है। जो श्रम बेचता है उसका एक वर्ग, जो खेती करता है वो किसान, और जो फैक्ट्री में जा रहा है अपना श्रम बेच रहा है वो श्रमिक। अर्थात दुनिया के सारे किसान और दुनिया के सारे श्रमिक
क्या करते हैं? अपना श्रम बेचते हैं। तो क्या इतिहास यहाँ रुक गया? नहीं, मार्क्स ने यहीं से परिवर्तन का सबसे बड़े युग का आह्वान किया और उन्होंने कहा यही वो अवस्था है जिस अवस्था में एक नवीन युग का प्रारंभ हो सकता है, एक समूची सृष्टि के रूपांतरणकारी युग का हम सूत्रपात कर सकते हैं। जब ये श्रमिक वर्ग इकट्ठा हो जाएगा, जब यही श्रमिक वर्ग विरोध करेगा संगठित रूप से, तो ये आमूल चूल परिवर्तन करेगा। और इस आमूल चूल परिवर्तन को उन्होंने कहा क्रांति। क्रांति अपने हक के लिए, क्रांति अपने श्रम के लिए, क्रांति अपने लाभ के लिए, और सबसे बड़ी बात, क्रांति एक इंसान के शोषण के खिलाफ, क्रांति श्रमिक वर्ग की, कृषक वर्ग की, पूंजीपति के शोषण के खिलाफ। क्योंकि निरंतर पूंजीपति उन्हीं के श्रम से उत्पन्न लाभ को अर्जित करते 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 पूरी व्यवस्था का निर्धारक बन गया। समाज कैसा होगा? जैसा पूंजीपति तय करेगा। कानून कैसा होगा? जैसा पूंजीपति तय करेगा। साहित्य कैसा होगा? जैसा पूंजीपति तय करेगा। अर्थात न केवल भौतिक परिस्थितियां अपितु समस्त चेतना संचार को प्रभावित करने का कार्य भी पूंजीपति वर्ग इसलिए करने लग गया क्योंकि उसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था। यहाँ पर क्रांति होगी, संक्रमण काल आएगा, बीच की एक अवस्था आएगी और बीच की इस अवस्था में सर्वहारा वर्ग सारी सत्ता को अपने हाथ में ले लेगा। पूंजीपति वर्ग का विलोपन नहीं होगा, नाश हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी, उसको समाप्त कर दिया जाएगा और धीरे धीरे उत्पादन के साधनों पर सबका स्वामित्व हो जाएगा। अर्थात साम्यवाद के रूप में एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें उत्पादन के साधन किसी एक वर्ग के नहीं होंगे, संपूर्ण समाज के होंगे। और ये जो अवस्था होगी इसको साम्यवादी युग के नाम से जाना जाएगा, जो वर्ग विहीन होगा, जो राज्य विहीन होगा। इस पूरे दर्शन में, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में, मार्क्स ने एक तथ्य को बार बार स्थापित करने का प्रयास किया कि प्रत्येक व्यक्ति योग्यता के अनुसार तो काम करे, जिसकी उतनी क्षमता है, जितना वो कर सकता है उतना वो काम करे, लेकिन उसको मिलेगा उतना ही जितनी उसकी जरूरत होगी। अर्थात उसको प्राप्ति आवश्यकता के अनुसार होगी। अर्थात अगर आप खरीद सकते हैं तो सब चीज़ों का खरीद का संग्रह नहीं करेंगे, आपको जितनी जरूरत है आप उतनी चीज़ लेंगे और बाकी चीज़ों को अन्य सब में बराबर से बांट दिया जाएगा, ताकि आपकी योग्यता का सम्मान भी बना रहे और आप अनावश्यक संग्रह और परिग्रह की वृत्ति से बच सकें। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो मैं तुलनात्मक दृष्टि से आपको बताना चाहूँगी, मार्क्स ने माना कि ये जो पूरी अवस्था है वो धीरे धीरे हिंसा की तरफ जाती है। जब क्रांति होगी, प्रोटेस्ट होगा, जब विरोध होगा तो लोग संगठित होंगे और सब लोगों को संगठित होकर जब प्रतिरोध करते हैं तो वहाँ कोई ना कोई हिंसा होनी आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है, लेकिन होने की संभावना रहती है और मार्क्स ने उससे इनकार नहीं किया। यहाँ हम गांधी को याद कर सकते हैं। गांधी का यह मानना था कि इतिहास का जो विकास क्रम है वो हिंसा से अहिंसा की तरफ है। हम आदिम साम्यवादी युग में हिंसक थे, जंगली थे, पशु थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा विवेक उत्पन्न हुआ हम सभ्य हो गए, हम अहिंसक की ओर जाएंगे, हम लड़ाई झगड़ा बंद करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और आपस में संवाद करेंगे। लेकिन मार्क्स ने इसके विपरीत माना। मार्क्स ने माना कि पहले शांति थी, पहले साधारण अवस्था थी, पहले आदिम साम्यवादी युग था, लेकिन शोषण की इन अवस्थाओं के कारण धीरे धीरे एक विशेष काल में क्रांति के बाद जो व्यवस्था स्थापित होगी उसे हम उस हिंसा होने के बाद की अवस्था के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आज हमने मूल रूप से मार्क्स के दो सिद्धांतों का विवेचन किया। एक तो किया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा किया इतिहास की भौतिक व्याख्या। यहाँ एक चीज समझनी आवश्यक है कि क्या मार्क्स ने जो ये दर्शन दिया उसे समस्त विचारकों ने स्वीकार कर लिया और सबने ये मान लिया कि जैसा मार्क्स ने कहा ऐसा ही होता होगा? नहीं। राजनीतिक चिंतन चाहे पाश्चात्य हो, चाहे भारतीय हो, चाहे यूनानी हो, चिंतन की एक परंपरा होती है कि यदि हम किसी बात से सहमत नहीं हैं तो हमें अपना तर्क रखना होता है। तो जब इतिहास का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का विवेचन हुआ तो बहुत से विचारकों ने अपने अलग अलग मत दिए, जिसमें कुछ विचारकों के मैं उदाहरण आपको देती हूँ कि मार्क्स ने माना कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसमें पदार्थ ही महत्वपूर्ण है, पदार्थ ही सब कुछ करता है। लेकिन कतिपय राजनीतिक चिंतन मानते हैं कि संयोग भी चीज़ होती है, अचानक भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और क्रांति अगर सिर्फ पदार्थ ही करता
तो क्या व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का कोई मूल्य नहीं है? क्या व्यक्ति के विचार से क्रांति नहीं होती है? होती है। जब हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, हम लोगों को प्रेरित करते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, तब लोगों को अपने हक का, अधिकार का समझ आता है और तब क्रांति होती है। रूसो को जानते हैं, वॉल्टेयर के बारे में हम लोगों ने सुना है। तो क्रांति हमेशा पदार्थ के कारण ही होगी, ये आवश्यक नहीं है। क्रांति के पीछे इतिहास में संयोग भी हो सकता है, आकस्मिक घटनाएं भी होती हैं, क्रांति का कारण बौद्धिक चिंतन भी हो सकता है, और क्रांति सदैव इसी क्रम में होगी। द्वंदात्मक भौतिकवाद एक ही क्रम में बढ़ेगा, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। हो सकता है कुछ समय के लिए उसमें विराम आ जाए, कुछ समय के लिए एक दूसरी अवस्था पहले आ जाए, क्योंकि जितने भी विश्व के उदाहरण हमारे सामने हैं उसमें इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का जो मार्क्स ने हमारे सामने कालचक्र प्रस्तुत किया है, उसमें ये मानकर चलते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के बाद में साम्यवादी व्यवस्था आएगी। लेकिन दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी पूंजीवादी व्यवस्था है वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था नहीं आई, और हर पूंजीवादी देश में क्रांति नहीं हुई। और जहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था आई, आपके सामने सोवियत संघ का उदाहरण रहा है 20वीं सदी का, आपके सामने चीन का उदाहरण रहा है। तो यहाँ पर जब साम्यवादी क्रांति हुई और क्रांति के बाद में नई व्यवस्था आई, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर कृषक व्यवस्था थी, वहाँ पर जारशाही थी, राजशाही थी। अर्थात मार्क्स ने जो विकास का क्रम बताया उस क्रम में ही इतिहास चलेगा, ये आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके से विचारकों ने प्रतिवाद भी किया मार्क्स के विचारों का, और उन्होंने अपने दृष्टांत द्वारा ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मार्क्स का मूल तर्क सही है, लेकिन जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, जो हमारे पास इतिहास का लेखा जोखा है, उसमें इसी क्रम में हम इतिहास को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ये कि हमारे सामने सोवियत संघ का उदाहरण है, जिसमें 1917 में क्रांति के बाद में जो व्यवस्था चलती रही उससे पहले कभी भी पूंजीवादी अवस्था नहीं आई, अपितु साम्यवादी अवस्था के अवसान के बाद में वहाँ लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित होने लगी। तो इसका मतलब इतिहास का क्रम बदल गया। तो मार्क्स ने जो कहा इसका मतलब वो गलत है? नहीं, मार्क्स ने उस युग विशेष में उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय के जो तथ्य थे, उससे एक कालक्रम निश्चित किया और ये माना कि विकास का क्रम ये रह सकता है और अवश्यंभावी रूप से पूंजीवादी में शोषण का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि क्रांति अवश्यंभावी है। लेकिन ये जो दर्शन था, इसी से प्रेरित होकर, इसी से सजग होकर दुनिया के बहुत सारे देशों ने, जहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था शोषण पर आधारित थी, उन्होंने ये नई योजनाएं बना दी। श्रमिकों के हितों का ध्यान रखा जाने लगा, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाने लगी, उनको उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक दिया जाने लगा, उनको परिवार की सुविधाएं दी जाने लगी। अर्थात हमारे देश में, हमारी व्यवस्था में ऐसी कोई अवस्था नहीं आ जाए जिसमें क्रांति होकर नई अवस्था आ जाए। इससे सजग होकर, इससे प्रेरित होकर, इससे चेतावनी लेकर बहुत सारे पूंजीवादी देशों ने अपने यहाँ पर व्यवस्था में सुधार किए। तो ये मार्क्स के एक बहुत बड़े योगदान के रूप में जाना जाता है, जिसने लोकतांत्रिक स्वरूप के रूप में न केवल राज्य का स्वरूप बदला, बल्कि आगामी व्यवस्थाओं के लिए भी एक दिशा निर्देशन देने का कार्य किया। हमने आज डिस्कस किया मार्क्स के दो मूल सिद्धांतों को। अगली कक्षा में हम मार्क्सवाद के ही अगले सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, जिसमें शोषण कैसे होता है। ये तो जब हम सिद्धांत के रूप में बता रहे हैं तो हमने आपको बताया शोषण, लेकिन पूंजीपति श्रमिक को पैसा दे देता है तो वो शोषण कैसे करता है, और पूंजीपति के पास में वो पैसा कैसे आता है जिससे वो तो गाड़ी खरीद लेता है, वो बंगला खरीद लेता है, और श्रमिक के पास कुछ भी नहीं होता, श्रमिक हमेशा गरीब रहेगा। तो ये क्या है, इसको एक अलग सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाएगा आपकी अगली कक्षा में, जिसे हम बोलते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जो शोषण के प्रारूप को समझने की, शोषण की जो प्रकृति है उसको समझने की मूल कड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है, और उसके साथ में ही वर्ग संघर्ष क्यों होता है, क्रांति क्यों होती है, और क्रांति के बाद में मार्क्सवाद मूल विचारधारा के रूप में 20वीं सदी की निर्धारक विचारधारा बनकर कैसे उभरी, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।